बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाज़रीन, साल के अख्ताम पर हुकूमत ने मिनी बजट पेश किया और उसमें टैक्सों की भरमार हो गई। तमाम ज़िंदगी के इस्तेमाल की जो अशिया हैं उन पर कमो बेश टैक्स लगा दिए गए हैं। और इस टैक्स की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये ज़्यादातर टैक्स फूड बास्केट पे लगा है, उन अशिया पे लगा है जो आम खाने पीने की और डेली जो घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं उन पर यह टैक्स लगा है। हमने इससे पहले प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि अद्वियात के खाम माल पर भी हुकूमत टैक्स लगाना चाहती थी। हमने हुकूमत को इस हवाले से पूरा एनालिसिस पेश किया था कि ये टैक्स लगने से अद्वियात कितनी महंगी हो जाएंगी और ख़ास तौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे इसके असरात क्या पड़ेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इसी बात का जिक्र करेंगे कि ये टैक्स जो मुजव्वज़ा था पहले हुकूमत का, अब ये नाफज हो चुका है। अब ये टैक्स अद्वियात के खाम माल पे भी लग चुका है जहाँ दीगर शोबों पे टैक्स लगा है। इसके क्या असरात होंगे और ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम में हम हेल्थ के शोबे का जायज़ा लेंगे कि ओवरऑल साल 2021 जो है ये हेल्थ के शोबे में कैसा रहा। तो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शहरियार साहब। डॉक्टर साहब ने हमारे साथ मिल के बेशुमार प्रोग्राम हमने शोबा सेहत के हवाले से किए सारा साल, और बड़े बड़े इस हवाले से मेगा स्कैंडल्स भी ब्रेक किए और इस नुक्ता नज़र से ब्रेक किए कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो इसकी इस्लाह करेंगे, ठीक करेंगे और आम आदमी को इसका फ़ायदा होगा। वो क्या क्या स्टोरीज़ थी जो हमने ब्रेक की और उस पर क्या क्या एक्शन हुआ, प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे। और साथ जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उसके चेयरमैन काजी मंसूर दिलावर साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। काजी मंसूर दिलावर साहब से भी ये सारी सूरत हाल डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ओवरऑल ज़रा बताइए कि 2021 में ये सेहत के शोबे के हवाले से ये साल कैसा रहा। देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें सेहत का शोबा, तो आपको पता है कि कोविड आया और कोविड के बाद बहुत सारी तब्दीलियां भी हुई, सारा कुछ हुआ। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के हम मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जो अभी टॉक ऑफ द टाउन है, जिससे गवर्नमेंट जो मिनी बजट में सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना चाह रही है बजट, जो कि 45 बिलियन है कि जी हम इनसे टैक्स लेंगे जो 17%। 45 बिलियन टैक्स सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उन्होंने ग्रेडिंग की है, जो 350 अरब रुपए का टैक्स है ना, उसकी ग्रेडिंग की है। तो उसमें से जो करीब मेरा ख्याल है 45 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट का एक प्लान है कि वो लेंगे, जिसके लिए 17% उन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा है जो ज़ीरो रेटिंग में थी, ठीक, उनमें खाम माल है। और अल्टीमेटली हम पहले भी बात करते आए हैं कि अद्वियात की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, बावजूद इसके कि क्लेम ये भी है और क्लेम भी है और हकीकत भी है कि अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें पूरे खित्ते का, जो हमारा ये खित्ता है, इसमें तो हम ये एक चीज़ देख सकते हैं कि प्राइसेस जो अद्वियात की कीमतें हैं वो कंपैरेटिवली कम है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्लेम भी करती है और कुछ अद्वियात में ये बात है भी सही। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको पता है कि पहले भी एक टैक्स लगा और उसके बाद फिर ये टैक्स है, तो ये प्राइसेस भी बढ़ी इस साल में। उसके बावजूद क्या हुआ कि इंडस्ट्री को एक बहरान की सी एक कैफियत है। उसकी वजह ये कि बाहर से जो चीज़ें आ रही थी, डॉलर महंगा हो गया और डॉलर महंगा होने की वजह से वो सारी जितनी आप इंपोर्ट कर रहे थे, एपीआईज ले रहे थे, आप साथ एक्सेसरीज ले रहे थे, आप बाकी चीज़ें ले रहे थे, तो ओवरऑल कोई अच्छा एक साल नहीं रहा इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी ये साल कोई ऐसा खुशगवार साल नहीं रहा कि इन्होंने बड़े को बिजनेस किया हो। देखिए, उसके बावजूद जब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है, आप बात करते हैं कि जी एक्सपोर्ट्स को आप बढ़ाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सपोर्टिंग द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग द एक्सपोर्ट्स। हम काफ़ी मतलब आपने देखा कि एक्सपोर्ट्स बहुत सारे मुल्कों में मेडिसिन हुई, सारा कुछ हुआ, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत पैशनेट किस्म के प्रोग्राम भी किए कि जी एक्सपोर्ट्स में आपने कोई भी जो है ना वो रुकावट नहीं डालनी। उसके बावजूद अगर हम सपोर्ट की बात करें जो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो मेरे ख्याल में इतनी अच्छी या इतनी खुश आइंद नहीं थी। ये ओवरऑल ये हो गया फार्मास्यूटिकल ये सेहत कार्ड जो जारी किया जा रहा है, आज साल के अख्ताम पर सेहत कार्ड जारी करने का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर ने। ये सेहत कार्ड को मैं एक तरफ तो ये बात की जा रही है कि जी हम वो गवर्नमेंट हैं जिसने आम आदमी का ख्याल रखा है, दूसरी तरफ क्योंकि वो सेहत कार्ड की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने इतना टैक्स लगा दिया, अद्वियात की कीमतें आप देख लें, आप सेहत की सहूलियात देख लें, तो बिफोर गोइंग टू ऑफर दैट सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, अगर सरकारी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप बेहतर कर लें, अद्वियात की फरामी को यकीनी बना लें, अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स बेहतर हो जाए, तो काफ़ी हद तक जो बर्डन है सेहत का वो ठीक हो सकता है। क्योंकि हर आदमी की
पहुंच में नहीं है, प्राइवेट जो मेडिकेशन है, प्राइवेट जो सेहत की सहूलत है, तो हेल्थ कार्ड भी एक मेरा काजी ख्याल है। मंसूर दिलावर साहब जी टेलीफोन लाइन पे हैं, उनको भी शामिल जी गुफ्तगू कर लें। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से साल 2021 कैसा रहा? आपका बिजनेस कैसा रहा? इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट जो थी वो कैसी रही? और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ने क्या कमाल किया इस साल? जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया अनीब भाई, आपने आज मुझे मौका दिया बात करने का। और बिल्कुल आपका क्वेश्चन 2021 का जो फार्मास्यूटिकल के हवाले से है, उसमें सबसे बड़ा कमाल जो आपने बताया वो हमारा है रेमडेसिविर, जो कि डॉक्टर साहब बैठे हैं आपके पास, कोविड की मेडिसिन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में ही हमने पाकिस्तान में रजिस्टर कराई। और 2020 और 21 में ना ही सिर्फ हमने लोकल मीन कोविड के लिए पाकिस्तान में ये प्रोड्यूस की, उसके साथ साथ हमने 28 मुल्कों में भी एक्सपोर्ट की। तो कोविड ये जो कोविड की दवा आप बता रहे हैं, ये पाकिस्तान में तैयार हुई या इंपोर्ट की जी गई? पाकिस्तान में तैयार हुई थी, पाकिस्तान में तैयार हुई, और ये जी पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट भी की। जी 28 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी की। और तो बाकी एक बहुत दुनिया में, achievement बाकी है। दुनिया ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इस दवा को, और इसके फवायद सामने आए। जी डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहले तो हमने बांग्लादेश से इंपोर्ट की जब नया नया कोविड आया, और उसके फौरन बाद रैब ने हमें फौरी तौर पे हमने इसको रजिस्टर करवाया, और उस तकरीबन 10 कंपनीज को इन्होंने फौरन रजिस्ट्रेशन दी। और उसका एडवांटेज ये मिला कि हमें जो बाहर से मेडिसिन आ रही थी, 12 से 15 हज़ार का एक इंजेक्शन आता था, वो पाकिस्तान में हमें 6,000 में, 5,500 में मिलना शुरू हो गया। एक तो ये एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि हमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जब हम जाते थे तो हमें प्रोडक्ट जब मांगते थे, तो अगर हमें 10 लाख की जरूरत है तो 1 लाख मिलती थी। और यहाँ पे हमने लोकल रिक्वायरमेंट भी सिर्फ पूरी ना की, बल्कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोविड हमारे यहाँ कंट्रोल रहा काफी, तो दूसरे मुल्कों ने ना ही सिर्फ इसको एक्सेप्ट किया बल्कि इस पर रिपीट ऑर्डर भी आए। तो इसका मकसद तो यही है कि वहाँ पे इसको एक्नॉलेज किया गया और इसकी क्वालिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। लगे आप ये भी बताइए काजी साहब कि ये जो दवा जिसका आप क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने तैयार की और कई मुल्कों में एक्सपोर्ट भी की, इसका रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान से ही मिला या बाहर से मंगवाया गया? जी नहीं, रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ एक हमारी बदनसीबी है कि हम रॉ मटेरियल में बहुत पीछे हैं। जिस तरह के हम फिनिश प्रोडक्ट में तो 90%, 95% लास्ट गुफ्तगू में मैंने आपको अर्ज किया था कि 95%, 90% हम लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल हम 5% भी पूरा यहाँ लोकल प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब बाकी तो हम टोटल इंपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये तो हमने इंपोर्ट किया जी। तो ये बताइएगा कि ये रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे अब टैक्स लग गया है। ये दवा तो यकीनी तौर पे पहले बनी है, रॉ मटेरियल पहले आया, टैक्स उस वक्त तक नहीं लगा था। अब ये दवा टैक्स लगने के बाद कितने की हो जाएगी? जी मैं इस पे थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ कि 2021 की ही मैं पहले बात करना चाह रहा था कि 2021 में इस कोविड में भी इस इंडस्ट्री ने ग्रोथ दी, 20% ग्रोथ दी ठीक। फार्मा ने। उसके पीछे रीजन ये थी कि हमें जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर बड़े अच्छे मिले, एक्सपोर्ट में भी हमारी ग्रोथ आई। इंडिया और बांग्लादेश में क्योंकि कोविड का रेशियो ज्यादा था, तो इंटरनेशनली हमें ज्यादा चांस मिला, जिस तरह टेक्सटाइल को मिला। एक तो ये मैं बताना चाह रहा था। दूसरा, अभी डॉक्टर साहब ने प्राइसेस की बात की कि हमारे रीजन में ऑलरेडी प्राइसेस कम है बहुत सारी प्रोडक्ट की, कुछ प्रोडक्ट की ज्यादा होंगी, लेकिन 2018 में हमें ये पॉलिसी मिली और 2018 से लेके अब तक हमने 25 से 30% इफेक्ट आया है हमारी प्राइसेस में, जबकि डॉलर आप देखिए कहाँ चला गया। इसी से मैं लिंक करूंगा कि एक जनरली कॉन्सेप्ट ये जी 400% प्राइसेस बढ़ गई, 800% प्राइसेस बढ़ गई, ऐसा मेडिसिन में नहीं हुआ। 18 साल तक हमें प्राइसेस का एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक था, जो कि हमें प्राइसेस नहीं मिल रही थी। 18 साल बाद 2018 में ये हमें पॉलिसी मिली। अब आगे बात आपका ये फरमाना है कि ये प्राइसेस जो बढ़ी, जिसको हम प्राइसेस बढ़ना कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये प्राइसेस मेंटेन की गई। मेंटेन इसलिए देखें ना कि अगर आप डॉलर देखें तो 4 सालों में कहाँ गया, आप इंटरनेशनली हमारे रॉ मटेरियल की प्राइसेस देखें तो वो कहाँ से कहाँ इंक्रीज हुई। कोविड में खासकर जो भी प्रोडक्ट हमारी, मैं एक मिसाल आपको एक रॉ मटेरियल की देता हूँ, बड़ी आसान सी है, वो पैरासीटामोल की है कि आज से 1 साल पहले वो 600 रुपए किलो हमें मिलता था, आज उसका रेट है 2,500 से लेके 3,000 तक। तो आप ये ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम। और इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, और फ्रेट क्योंकि बढ़ गया, आपके कंटेनर्स का फ्रेट बढ़ गया, तो उसका इफेक्ट हमें आया। तो उसमें एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि जो अभी आप फरमा रहे हैं कि सेल टैक्स लगने से क्या इफेक्ट आएगा।
सेल टैक्स लगने से डेफिनेटली हमारा ऑलरेडी मैंने जैसे बताया था कि पैकिंग मटेरियल पे भी हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं उस पे भी जो भी हमारे से रिलेटेड दूसरी फील्ड है उसमें ऑलरेडी हम सेल टैक्स दे रहे थे। एक वाहिद चीज थी जिसमें हम सेल टैक्स नहीं दे रहे थे और वो था रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते थे, खाम माल जिसको फरमा रहे थे आप, तो उस पे सेल टैक्स, क्योंकि हमारी मेजर पोर्शन जो है उस सेल टैक्स का उसमें जा रहा है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी खाम माल पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पैकिंग मटेरियल के। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या आएगा कि गवर्नमेंट से हमारी मीटिंग हुई। सबसे पहले तो मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करूंगा, जब आपने लास्ट टाइम इस पे अपना एक शो किया था तो उसमें मुझे भी आपने लूप में लिया था, तो उससे पहले हमें टाइम नहीं मिल रहा था। आपका क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल में से किसी ने आपसे रब्ता किया, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि ये सेल टैक्स ना लगाया जाए। तो आपके प्रोग्राम के बाद हमें फिर शौकत तरीन साहब की तरफ से कॉल आ गई और उन्होंने हमें टाइम दिया, जिसमें एक शौकत तरीन साहब भी थे, रजाक दाऊद साहब भी थे, गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, FBR के चेयरमैन भी थे। तो इस शो से हमें एक बेनिफिट जरूर मिला। वहां जाके हमने 3 गुजारिशात की। एक गुजारिश ये की कि अगर आपको सेल टैक्स लगाना ही है तो इसको 5% तक ले जाएं, इससे ज्यादा ना लगे, पहली गुजारिश। दूसरी गुजारिश की कि हमारी इनपुट पे अगर आप सेल टैक्स लगा रहे हैं तो आउटपुट पे अगर आप सेल टैक्स लगाएंगे तो ये वहां पे 17% का बहुत बड़ा लोड आएगा, फाइनल जो फिनिश प्रोडक्ट अगर उसको हम मार्केट करेंगे तो उस पे उन्होंने कहा कि डेफिनेटली हम 17% आउटपुट पे नहीं लगा सकते। तो फिर हमने कहा जी कैसे अब्जॉर्व करेंगे, इंडस्ट्री तो रिवर्स हो जाएगी, जो इतने मार्जिन इस इंडस्ट्री में नहीं है, जो एक जनरली कॉन्सेप्ट है कि जिस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मार्जिन है। तो इतना बड़ा इफेक्ट जब आएगा तो हमें बहुत बड़ा एक लॉसेस की तरफ जाएंगे और अल्टीमेटली जब प्रॉफिट नहीं होगा तो इंडस्ट्री, जिस तरह पहले किसी जमाने में टेक्सटाइल बंद होती थी, आज हम 70 साल में जहाँ पहुंचे हैं, और ये ना हो कि 70 साल में जहाँ पहुंचे हैं एक गलत फैसले से हमारा रिवर्सल लगे और हमारी इंडस्ट्री रिवर्स चली जाए। कम से कम हम आज अपनी लोकल रिक्वायरमेंट सिर्फ पूरी नहीं कर रहे, बल्कि 52 कंट्रीज में हम अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब काजी साहब, ये फैसला तो इम्पोज हो गया, आपकी बात नहीं मानी गई, हमारी नहीं सुनी गई, तो अब इससे एक्सपोर्ट पे कितना असर पड़ेगा फार्मास्यूटिकल मैं भी अर्ज इंडस्ट्री? करना चाह रहा था, दूसरी चीज हमने दी कि भाई आप इसको हमें रिफंड करेंगे, उन्होंने कहा जी हम आपको रिफंड कर देंगे। अच्छा, रिफंड का वादा किया गया? हाँ जी, इसका वादा किया गया। हमने कहा जी कैसे रिफंड करेंगे, उन्होंने कहा जी जो आप प्रोडक्ट रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, जैसे जैसे आप कंज्यूम करेंगे आपको उसका रिफंड मिलता रहेगा। उस पर हमने उनसे गुजारिश ये की कि अगर आप एक प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, तो बहुत सारे हमारे रॉ मटेरियल मोर देन 80% ऐसे हैं जो 1 साल से ज्यादा ले जाते हैं कंज्यूम होने में। तो इसका मकसद ये है कि हमारा जो कैश फ्लो है वो हिट होगा और डेफिनेटली हमारी मेजर इन्वेस्टमेंट ब्लॉक होगी, और 1 साल या 1.5 साल में आप हमें रिफंड देंगे। तो उन्होंने कहा जी 48 आवर्स में आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन जो जो आप कंज्यूम करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट मंगवाते हैं उसको 12 महीने में कंज्यूम करेंगे, तो 12 हिस्सों में हमें हर महीने जो हम कंज्यूम कर चुके होंगे उसका वो हमें रिफंड देंगे। उस बात पे हमने कहा कि ये हमारे लिए बड़ा इशू है। तो शौकत तरीन साहब ने उसमें मेरी बात सुनी भी, और जो FBR के चेयरमैन है उनके जिम्मे लगाया कि जी इनके साथ बैठें, तो इनसे मुख्तलिफ ऑप्शन पे डिस्कस करें, क्योंकि हमें तो सेल टैक्स लगाना ही होगा, क्योंकि IMF का प्रेशर है, इससे तो हम बाहर नहीं आ सकते। तो हमने फिर ये तजवीज दी कि हमारी परचेज पे हमें रिफंड कर दें। फॉर एग्जाम्पल ये दिसंबर का महीना चल रहा है, जब हमने दिसंबर में जितनी परचेज करते हैं जनवरी में उसकी सेल टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे, तो हमें जनवरी में वो 48 आवर्स में रिटर्न मिल जाए, तो हमारा कैश फ्लो 1 माह के लिए ब्लॉक होगा, ना कि 1 साल के लिए ब्लॉक हो। ठीक, उस पे हमारी FBR के चेयरमैन से मीटिंग थी जो कि किसी वजह से नहीं हो पाई। तो अगर ये ना इन्होंने ये किया और ये कंजम्पशन पे इन्होंने अपनी पोजीशन में रहे, हमें रिफंड दिया, तो उस सूरत में डेफिनेटली जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं, हमारी प्राइसेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। जब कास्ट पे इफेक्ट आएगा तो डेफिनेटली हम प्राइसेस की तरफ जाएंगे। और अगर परचेज पे आपको रिफंड मिल जाए तो फिर उम्मीद है कि आप ये बर्डन जो है ये एंड कंज्यूमर पे शिफ्ट नहीं करेंगे, फिर इंडस्ट्री अब्जॉर्ब करेगी इसको? जी डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि ये इंसानियत की बात है, लोगों की, मरीजों की बात है, जो गरीब लोग हैं वहां उनकी बात है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एंड यूजर पे ये सेल टैक्स आए, ये इंडस्ट्री भी नहीं चाह रही और डेफिनेटली गवर्नमेंट भी ये नहीं चाह रही। डॉक्टर साहब, जिस तरह काजी साहब फरमा रहे हैं और जो सूरत हाल सामने है, एक बार फिर चलें, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह ये रिफंड की बात हो रही है, अगर ये भी हो जाए तो कुछ ना कुछ मैनेजमेंट हो जाएगी। ओवरऑल आप ये देख नहीं रहे कि हेल्थ का शोबा भी IMF के शिकंजे में चला गया? तो आपने इंश्योरेंस कंपनीज के रहमो करम पे छोड़ दिया। दूसरा ये है कि आप यहाँ तो सिर्फ खाम माल की बात हो रही है ना, बाकी चीज़ों के ऊपर तो आप दे रहे हैं। ये एक वाहिद चीज़ बची थी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, आपने उसके ऊपर लगा दिया।
और इंडस्ट्री कितना अब्जॉर्ब करेगी आप खुद सोचें, जितना भी कर लेगी लेकिन एंड यूज़र के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। जब आएगा, जब रिफंड नहीं होगा भी, तो ये बात भी है ना कि रिफंड अगर 1 साल बाद करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ₹1,00,000 का रॉ मटेरियल मंगाया है ठीक। और आपने वो 1.5 साल में कंज्यूम किया है, तो वो तो आपको 1.5 साल बाद पैसे मिलेंगे। तो इसका वो तो मतलब साल ये हुआ बाद कि भी नहीं मिलेंगे। साल बाद मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप एक प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जब आप प्रॉब्लम में आएंगे तो आप ऑब्वियसली क्या करेंगे कि आप प्राइस इंक्रीज की तरफ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी हमेशा एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली एक बिजनेस है, कमर्शियल काम है, तो ये काम होना मतलब एक बंदे की होती है कि यार प्राइस जो है वो उसमें इंक्रीज मिल जाए। लेकिन अब एक वैलिड रीज़न मिल गई आपको। जब कैश फ्लो ब्लॉक होगा तो ऑब्वियसली फिर प्राइस इंक्रीज करेगी, या इंक्रीज नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे, आप वो दवाई कम बनाएंगे जिसमें से मार्जिन कम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैश फंस रहा है। क्योंकि ये तो एक बिजनेस है ना, उसमें ह्यूमैनिटी वाली बात है, उसमें अद्वियात वाली बात है, लेकिन ये कि अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट तो आएगा। चलें, एक यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद काजी मंसूर दिलावर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शहरियार साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, और हम ओवरऑल सेहत के शोबे की और ख़ास तौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। काजी मंसूर दिलावर साहब चेयरमैन PPMA मेरे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर शहरियार साहब हैं। काजी साहब, ये बताइएगा कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज़ाहिर है एक इंडस्ट्री है, जिस तरह बाकी दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तान में उनको यहाँ पे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेटिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कोई बंदा इंडस्ट्री लगाए तो उसे हज़ारों किस्म के मसाइल हैं, NOCs हैं जो लेने पड़ते हैं, फिर उसके लिए उसकी फ़ाइलें सुर्ख रिबन का शिकार हो जाती हैं। तो ये सारे मसाइल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी फेस करना पड़ रहे हैं, और इसके हवाले से जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो चूँकि ज़्यादा आपका कंसर्न उसी के साथ होता है, तो इस हवाले से कैसा रहा ये साल 2021? कोई इंडस्ट्री को रिलैक्स किया गया लोगों ने, और इंडस्ट्री में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, या जो पहले वाले हैं वही परेशान हैं? जी बिल्कुल, आपने जो पहली बात कही कि 2021 में कोई रिलीफ मिला या पहले वाले परेशान हैं और नए आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए हमारे यहाँ इंडस्ट्री की ओवरऑल, क्योंकि ये भी इंडस्ट्री है और ये भी बिजली से चलती है, गैस से चलती है, यहाँ पे भी जो वर्क लेबर है उसकी प्राइस, उसकी तनख्वाह हर साल बढ़ती है। तमाम तर वो अखराजात जो हर इंडस्ट्री पे आते हैं, बैंक के चार्जेस इसलिए देने होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को 32 डिपार्टमेंट है जिनको ये किसी न किसी हवाले से कुछ ना कुछ टैक्स दे रहे होते हैं। तो मकसद वही है कि इस इंडस्ट्री में हर वो चीज़ है जो कि टेक्सटाइल में भी जाती है, शुगर में भी जाती है, आपकी किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं तो उसमें भी वही अखराजात आते हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा मैं आपकी बात को क्लियर करूं कि वहाँ जो भी दूसरी इंडस्ट्री है उसके पास किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, और जब चाहे जैसे चाहे वो प्राइस इंक्रीज कर दे। लेकिन हमें ड्रैब ने हर जगह फिक्स किया हुआ है। हम एक साल में वो भी अगर 6-7% की हमें पॉलिसी मिली हुई है बढ़ाने की प्राइस की, उसमें भी हमने ड्रैब को इन्फॉर्म करना होता है, फिर 1 माह इंतजार करना होता है, पूरे 1 साल। सर वो तो होगा ना, क्योंकि ये रेगुलेटरी बिजनेस है, तो रेगुलेटरी बिजनेस जो है ना उसमें ये चीज़ें तो आपको पता है कि स्टेक होल्डर और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उसके कंसेंसस के बगैर आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसमें काजी साहब ये कैसा रहा कि कुछ मनपसंद जो कंपनीज हैं उनको रेट बढ़ा दिया जाता है, उनको परमिशन दे दी जाती है, और सबके लिए कोई यकसा मेरिट नहीं है। क्या ये बात ठीक है? ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है जी। अच्छा। क्रॉस द बोर्ड एक पॉलिसी है जो कि 2018 में आई थी, उसमें मनपसंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हार्डशिप केस होते हैं, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जिस प्रोडक्ट में वो वाइबल नहीं रहती, कॉस्ट बढ़ जाती है और उसकी प्राइस कम होती है, तो वो एक बाकायदा तो फिर इस तरह डॉक्टर साहब से भी मैं पूछ, डॉक्टर साहब फिर इस तरह ये जो मुख्तलिफ मेडिसिन है, कोई गोलियां हैं, फार्मूला सेम है, कंपनियां मुख्तलिफ हैं, तो उनकी कीमतों भी बड़ा फर्क होता है। एक कंपनी की दवा 100 रुपए की है, दूसरी की 300 रुपए की होगी। उसमें रीजन ये है कि एक तो प्राइसिंग की जो पॉलिसी है ना वो आपको पता है साल 2 साल 3 साल पहले आई। एक चीज़ ये है, उससे पहले ये था कि अगर आप एक सेम मतलब आप सेफ्ट्राइक्सोन आप रजिस्टर कराने के लिए गए तो आपको प्राइस और मिली, मुझे थोड़ी सी और मिली, वो कुछ कम कुछ ज़्यादा होती है, ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। एक्सेप्शनल केस है। अगर वो मैं इस पे बड़ा कंसर्न रहा, बड़ी डिबेट रही कि यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए। अब इस तरफ ड्रैप जा रही है, यही बातें जो है ना वो ड्रैप को करनी चाहिए। एक जैसे अभी इन्होंने ऑटोमाइजेशन कर दी, पोर्टल के ऊपर हो रहा है। दूसरा हम बात करते हैं कि
न्यूट्रास्यूटिकल का इश्यूज़ है, हज़ारों फॉर्म 7 फंसे हुए हैं, फिर फार्मास्यूटिकल की रजिस्ट्रेशन हैं, वो ड्रैप के पास बहुत हैं, ड्रैप में अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। इसी तरह ये होता था कि अगर आप लेके गए सेम सॉल्ट तो आपको प्राइस और मिली, मुझे और मिली। तो जी काजी साहब ये इसमें तो फिर अब यकसा उसमें मेरिट तो ना हुआ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, उसमें ये होता है कि जब फिर क्या होता है, फिर प्राइस मिल गई, फर्ज करें एक 500 जो है ना वो ब्रांड रजिस्टर्ड है सेफ्ट्राइक जोन के, अब जब प्राइस इंक्रीज मिलना है तो आपको परसेंटेज में मिलना है, 5% बढ़ा दें, जिसकी पहले ज्यादा जिसकी उसको पहले benefit भी ज्यादा है ज्यादा उसको मिल रहा है। बेनिफिट भी मिलेगा। जो दूसरा है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो 100 का 5% और है और 200 का 5% काजी साहब और है। ब्रांड मुख्तलिफ लेकिन फार्मूला सेम, साल्ट सेम, तो फिर कीमत भी सेम ही होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, हम वन मॉलिक्यूल वन प्राइस की हम बात कर रहे हैं और हमारी ड्राइव से भी यही बात चल रही है, जिसका अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि अब ये यूनिफॉर्मिटी आ गई, लेकिन जो पहले हो चुका उसमें डेफिनेटली लोगों की वही प्राइसेस हैं, किसी को 500 मिली, किसी को 450 मिली, किसी को 400 मिली, और उसका इफेक्ट डेफिनेटली आता है। लेकिन अभी मैं जिस तरफ मैं आपको बात क्लियर करना चाह रहा था, डॉक्टर साहब ने एक बात की, मैं दोबारा सेल टैक्स की तरफ आऊंगा कि अगर ये हमें रिफंड टाइमली ना मिला तो हमारी मार्केट में शॉर्टेज डेफिनेटली होगी, और वो प्रोडक्ट जिन पे ऑलरेडी मार्जिन बहुत कम है हम वो मार्केट में नहीं ला सकेंगे, और हमें उसकी वजह से जब कैश फ्लो हमारा हिट होगा, इफेक्ट होगा, तो वो मार्केट में जो शॉर्टेज होगी मेडिसिन की, उसका इफेक्ट हमारे एंड यूजर मेन पेशेंट। यानी अगर आपको सेल पे जो रिफंड है वो मिला, परचेज पे ना मिला तो फिर भी इफेक्ट होगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि देखे ना वो फिर उसका तो डबल इफेक्ट होगा कि आपको भी कोई फायदा नहीं होगा, हुकूमत के पैसे भी लग जाएंगे, यानी पैसे रिफंड तो होंगे लेकिन देर से होंगे। उसमें तो ये होगा ना अलीफ साहब, उसमें ये होगा कि आप देखें, आपने अगर 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है, आपने उसमें से 4 बैच बनाने हैं, और 4 बैच आपको फिर तब मिलेगा जब आप 4 बैच बना के उनको फिनिश गुड्स के तौर पे सप्लाई कर देंगे। सप्लाई कर देंगे ठीक है, उस वक्त मिलेगा। ठीक है। अब ये है कि एक चीज का रॉ मटेरियल यानी बाहर वो से आता है, पैसे देंगे भी लेकिन इंडस्ट्री को लेकिन फायदा कोई इंडस्ट्री नहीं को होगा, फायदा नहीं वो होगा। सफर आप एक करेंगे। बैच बनाएंगे, ऐसा भी होता है कंपनीज पूरे साल का रॉ मटेरियल मंगाती हैं। ठीक है, एक दवा है, आपने एक टारगेट सेट किया, आपको पता है आपने ये सप्लाई देनी, ये मार्केट में ये कंजप्शन है, आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, अपना प्लान बनाया, पूरे साल का रॉ मटेरियल कंपनियां इन लाइन रखती हैं कि दवा की शॉर्टेज ना हो। ये दवा है ना, कोविड आ गया, आपको पता है फलां चीज बंद हो गई, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। अब अगर आपने पूरे साल का मंगा के रखा हुआ है और आप साल बाद ही उसको दोबारा मंगाएंगे ना, तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा तो ऑब्वियसली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और फिर अल्टीमेटली जितना मर्जी रजिस्ट कर लेंगे, फिर प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, या प्राइस बढ़ानी पड़ेगी या दवाई शॉर्ट हो जाएगी, ये होगा। ये उसी तरह बात है साहब जी आप कहते हैं यार ये गाड़ी है ये 1 करोड़ रुपए की है, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, आप लाख रुपया महीना मुझसे लेते रहिए, मुझे दे दें, तो वो 2 करोड़ रुपया तो गया आपका। इसी तरह जब हमारी रकम टूटेगी तो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, और फिर आप ये देखें कि ये सर्कल बढ़ता जा रहा है कि मैं अगर 1 महीने की वो प्रोडक्ट मंगवाता हूँ तो वही डॉक्टर साहब वाली बात कि वो शॉर्टेज आ जाएगी, क्योंकि मुझे 2 से 2.5 माह लगते हैं जब मैं एलसी खोलता हूँ, और मेरे वेयर हाउस तक पहुंचने में 2 से 2.5 माह लगते हैं उस रॉ मटेरियल को पहुंचने में, तो मुझे डेफिनेटली 6 महीने या 1 साल की अपने पास इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। नंबर 2, फिर एक मटेरियल नहीं है, आप अगर 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कम से कम भी 100 प्रोडक्ट के लिए आपको 350-400 डिफरेंट मटेरियल मंगवाने पड़ते हैं, और जब 350-400 मटेरियल की बात आएगी तो जो आज आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी 10 करोड़ रुपए अपना वर्किंग कैपिटल रख के बैठी हुई है रॉ मटेरियल के लिए, तो वो ऑलमोस्ट कम से कम भी 4 to 5 टाइम चला जाएगा। तो 4 to 5 टाइम की कॉस्ट कहाँ से आएगी? अगर उसके पास अपने पास कैश नहीं है तो बैंक से बारो करेगा, जब बैंक से बारो करेगा तो बैंक का रेट आपको पता है, काइबर रेट और बढ़ा दिया इन्होंने अभी, तो बैंक का रेट भी उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, तो वो बहुत सारी मल्टीपल इफेक्ट्स आएंगे अगर ये सेल पे हमें देंगे और हमें परचेज पे नहीं देंगे। एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक और गुजारिश करना चाह रहा हूँ इसमें हनीफ साहब कि हमारे पास जो इस वक्त इंडस्ट्री की कंडीशन चल रही है, आपने क्योंकि वो सवाल किया हुआ था ड्रैब के हवाले से, तो उसमें ड्रैब हमें हर लिहाज से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा आज तक चीफ एग्जीक्यूटिव कंफर्म नहीं हो सका, आज तक हमारे डायरेक्टर्स कंफर्म नहीं है, वो 3 महीने के लिए डायरेक्टर्स को अप्रूवल मिलती है, 3 महीने बाद फिर वो दोबारा उनको 1 महीने के लिए बिल्कुल बैठ जाते हैं। सर हम तो सर इस पे भी काफी शोर मचाते रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड पे चलते रहते हैं, पीरियड पे चलते रहे, हमने इस पे भी काफी जो है वो, जब तक ये चीजें कंफर्मेशन में नहीं आएंगी, मतलब कितना भी काबिल बंदे को आप बेइख्तियार बिठाते हैं तो डेफिनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पाता जो बाख्तियार। तो पीपीएम में काजी साहब इन मसाइल पे कितनी आवाज उठाती रही है साल 2021 में, और उसका कोई असर भी पड़ा है? जिस तरह एक यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी है वो भी नहीं बन सकी और कई सालों से नहीं बन सकी,
तो ये इस पे पीपीएमए का किरदार क्या रहा? जी पीपीएमए ने इस मसले में प्रोफेसर सुल्तान साहब, मैं उनका यहाँ पे जरूर शुक्रिया अदा करूंगा कि वो बड़े कंफर्ट लेवल है उनका हमारे साथ और वो हमारी बात सुनते भी हैं। हमारे ख्वाजा साहब सेक्रेटरी जो हैं वो भी इवन दन जो इस वक्त सीईओ हैं, लेकिन मसला वही है कि ये एक पूरे का पूरा पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उस पॉलिसी में हम बनाने जा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, ड्राइव के साथ मिलके एक नई पॉलिसी की तरफ, नए एक्ट की तरफ आ रहे हैं। जो हम प्रपोजल उनको देने जा रहे हैं, उन्होंने एक प्रपोजल दिया, एक काउंटर प्रपोजल भी हम उनको देने जा रहे हैं। उसमें इंशाल्लाह वही होगा, ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस भी हो जाएगी और जो एक जनरली कॉन्सेप्ट है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है एक की नहीं बढ़ती, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि हमारे इस वक्त ड्राइव में जो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, जो हमारे आपके अल्टरनेटिव मेडिसिन जिनको न्यूट्रास्यूटिकल की प्रोडक्ट बहुत सारी पेंडिंग है, उसके पीछे रीजन भी यही है कि ये सारी चीजें जब कंफर्मेशन हो जाएगी डायरेक्टर्स की भी, सीईओ की भी, तो ये पेंडेंसी भी टाइमली निकल जाएगी। इसमें काजी साहब एक ये भी तासर है कि ये मोनोपोली है कुछ लोगों की इंडस्ट्री पे पूरी, और ड्रैब के साथ मिलके ये मोनोपोली कायम है, इसीलिए नई रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही ताकि कोई और ना आए, दवाई ना बनाए और दवाई की कीमत कम ना हो। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे ये सवाल बिल्कुल आपने जो कहा मैंने सुना भी नहीं आज तक किसी से कि भाई प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन रोकी जाती है इस वजह से कि क्योंकि मेरा अभी देखें कि कोई भी नया मालिकूल भी आता है तो वो 8 से 10 कंपनीज उसको एक आध साल में रजिस्टर करवा लेती हैं। ये शुरू में ऐसे नहीं ही ऐसा है, होता कोई होगा। ये रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट ही रुकी हुई है, कोई इसमें ऐसी बैड इंटेंशन नहीं, उसमें बाज़ चीज़ें जो होती हैं ना उनके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें, रिक्वायर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए भी रोकी जाती हैं और इंस्पेक्शंस और सारी चीज़ें या सेक्शन का अप्रूवल या वो होने के बाद एक आप प्रोडक्ट रजिस्टर कराते हैं। अगर हम ब्रांड की बात करेंगे, एक रिसर्च ब्रांड आ गया, उसने अपना जो टाइम पीरियड है जो उसका था वो उसने पूरा कर लिया, उसके बाद आप रजिस्टर करा सकते हैं। अभी रिसेंटली एक दो एंटी डिप्रेसेंट्स नए हैं मार्केट में, उसके बाद मेरा ख्याल है 8-10 कंपनीज़ को वो रजिस्ट्रेशन मिली है। वो जो एक आप बात कर रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं फैक्टर होगा, वो काजी साहब उससे वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल जो प्राइसिंग है उसका एक स्मूथ प्रोसेस है फार्मास्यूटिकल का। न्यूट्रास्यूटिकल में लोग 2-2 साल है ही नहीं ना, तो वो स्नेट में ही नहीं है। 2-2 साल न्यूट्रास्यूटिकल वाले लोग भी जो है उनका फॉर्म 7 का जो उनकी रिक्वेस्ट है वो डली रहती है, वो मीटिंग नहीं होती, मीटिंग के एजेंडे में नहीं आते क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी फाइल्स जमा हो गई हैं। 15 से 20 हज़ार जो न्यूट्रास्यूटिकल में कीमतों का भी कोई फार्मूला नहीं है, मर्जी से न्यूट्रास्यूटिकल में जब फार्मास्यूटिकल का ये तो बात की बात है ना, वो तो नहीं है जी काजी साहब। ये क्योंकि ये देखें, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन जो होती है इसमें पूरी दुनिया में मेडिसिन का इसमें प्राइस का फार्मूला नहीं है। हाँ जो आपकी मेडिसिन है हमारी उनमें है, तो उसमें ये न्यूट्रास्यूटिकल को तो हम फिर दवा भी नहीं कह सकते, ये दवाई नहीं है, ये बोलते हैं सप्लीमेंट्स है। सप्लीमेंट्स उसके ऊपर बकायदा मेंशन करना पड़ता है कि ये दवा ये एक दवा नहीं है, बीमारी के इस्तेमाल इलाज के लिए नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। अच्छा काजी साहब, एक बात ये बताइए कि अगर कोई बंदा, नया बंदा इस इंडस्ट्री में इन होना चाहे, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगाना चाहे, तो उसके लिए अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे और फैसिलिटेशन क्या है? बड़ा इजी है कि वो उसके पास सिर्फ पैसे हों, सरमाया हो और वो लगा ले, उसको फैसिलिटेशन है हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि फैसिलिटेशन किसी जमाने में थी तो उस वक्त इंडस्ट्री आई। अब इन्होंने सीटीडी डोजियर का एक पाबंदी लगा दी है। आगे ये होता था कि आपको जब लाइसेंस मिलता था आप रिक्वायरमेंट पूरी कर देते थे, जो भी आपकी एक हेल्थ के हवाले से या ड्राइव के हवाले से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते थे, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती थी। इवन अभी आपने पैरासीटामोल की रजिस्ट्रेशन भी किसी नई कंपनी ने लेनी है तो वो सीटीडी डोजियर जमा कराएगा, उसको कम से कम भी 1 से 1.5 साल, 1.5 से 2 साल लग जाते हैं वो रजिस्ट्रेशन मिलने में। तो ऐसी सूरत में तो नया लाइसेंस वाला तो आ ही नहीं सकता। तो ये बात आपने पीपीएमए के प्लेटफॉर्म से उठाई कि अगर 2-2 साल तक रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लगेगा तो फिर नई इंडस्ट्री कैसे लगेगी और अद्वियात की कीमतें कैसे कम होंगी और ये इंडस्ट्री कैसे फ्लोरिश करेगी? ना ही सिर्फ उठाई है बल्कि जी हम तो सरापा एहतजाज भी हैं इस सिलसिले में, और नई इंडस्ट्री को आने के लिए हम वेलकम भी कहने को तैयार हैं, क्योंकि जैसे जैसे नई इंडस्ट्री आएगी उसी तरह मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और प्राइसेस नीचे आएगी। लेकिन जो बात है सीटीडी के हवाले से, हम पिछले जब से इन्होंने सीटीडी का एक सिस्टम बनाया है उस वक्त से लेके पीपीएमए ने रेगुलर इनसे मीटिंग्स की और सीरीज ऑफ मीटिंग्स कर ली,
और अभी तक हम उसमें कामयाब नहीं हुए। सर देखे ना, और अभी देखे ना, जो हनीफ साहब बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन रोकी जाती है नए लोगों की या नई प्रोडक्ट्स की या नए जेनेरिक मॉलिक्यूल्स की, उसमें एक वजह ये भी है। अब ये था कि जब पहले सीटीडी नहीं था तो आपने पैरासीटामोल की मिसाल दी, जिसने रजिस्टर करा लिया, ठीक है। अब अगर कोई कराएगा तो उसको इतना टाइम लगेगा। जी तो जी इस बिल्कुल ऐसे इस ही है। इस अगर वो बात के कराएगा ऊपर कोई भी इस कोई बात भी के ऊपर कराएगा। हम जो है वो बात करते हैं कि बजाय रोड़े अटकाने के, जब आप नई इंडस्ट्री नए लोग इसमें आना चाहते हैं तो रोड़े अटकाने के बजाय आप उनको फैसिलिटेट करें। सीटीडी वाला मैटर आप देखें, मेरे भी नॉलेज में है, इतने टाइम से लटका हुआ है। आपने भी बात की, बाकी स्टेक होल्डर्स भी मिलकर बैठे, लेकिन चूंकि ड्रैप में खुद ही एक मुस्तकिल मिजाजी नहीं आ रही है और इसी वजह से कोई मुस्तकिल मिजाज बंदा हो वहाँ पे, तो वो उसको पता हो मैंने बैठना है, वो मीटिंग करे, फिर ही कोई कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन यहाँ तो ये होता है, रीजन क्या है? इतना इम्पोर्टेंट इदारा और उसका सरबरा भी एडहॉक पे चलता है और डायरेक्टर्स भी एडहॉक पे चलते हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, वजह क्या है? इसके पीछे रीजन तो कोई ऐसी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि ये तो अभी इनको जब से ये ड्रैप बना है तब से डायरेक्टर्स इन्होंने परमानेंट नहीं किए। इसको मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस ही कहेंगे? कह सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसी बात है। इनको ये बैड गवर्नेंस ही कह सकते हैं, क्योंकि देखें फिर वही बात कि हमारे इस पूरे निजाम में जो सीटीडी की बात है, अगर इसको देखें तो हमारा मिसाल के तौर पे आप मुझे आज, आपका शोबा है, टीवी का शोबा है, आप मुझे उसके बारे में कुछ करना चाहें तो आप उसके बारे में उसको जानते हैं, लेकिन अगर आप मुझे मेडिकल में गाइड करेंगे तो डेफिनेटली पूरा एक डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे सीटीडी में जो टीम है हमारे पास, वो एक तो बड़ी महदूद है जो हमारी रोजी चेक करती है। दूसरा, हमारा ड्रैप से ये खिलाफ रहा कि आप फौरी तौर पे हम पे मुसल्लत न करें, आप पहले अपनी टीम को भी ट्रेन करें और हम इंडस्ट्री भी अपनी टीम को ट्रेन करें। दोनों ऐसे ये ट्रेनिंग होगी। ब्रेक लेनी पड़ रही है एक दफ़ा फिर, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये इसी इशू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे और जायज़ा लेंगे कि हेल्थ के शोबे में ओवरऑल क्या सूरत हाल रही। मेरे साथ रहिएगा। ये ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। हमने इस सारा साल में कोशिश की कि ख़ास तौर पर हेल्थ के शोबे में होने वाली बेज़ाब्तगियाँ और बदनुमानियाँ मंजर आम पर लाई जाएँ और मुतल्लिका हुक्काम की तवज्जो उसकी जानब मबजूल कराई जाए। इस हवाले से हम ज़रा जायज़ा लेंगे डॉक्टर शहरियार साहब के साथ मिलकर कि इस हवाले से जो कुछ हम कहते रहे, जिसकी तस्दीक आज PPMA के चेयरमैन भी कर रहे हैं कि हमने इनके साथ मिलकर, PPMA के चेयरमैन साहब के साथ मिलकर भी आवाज़ उठाई। ये जो टैक्स लगा है अद्वियात के खाम माल पर और दीगर जो मामलात पर भी आवाज़ उठाते रहे। डॉक्टर साहब, ये ओवरऑल हेल्थ के शोबे का जायज़ा भी इस तरह सामने आ जाएगा। हमने इस साल में जो जो बड़ी बड़ी स्टोरीज़ इस प्रोग्राम में की, उनका कोई असर भी हुआ? ये बस हम जैसे इस मामले में हम बोलते रहे ये और टैक्स लग गया, वो भी बस हमने बोला, लोगों ने सुना और कहानी ख़त्म हो गई। ये सबसे पहले जो सरकारी अद्वियात की जो ख़रीद है उस मामले को हमने उठाया, उस पर ज़रा ब्रीफ करें नाज़रीन को कि क्या क्या। सर एक तो पहली बात तो ये कि एक शेर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। परवाज़ मगर। तो हम शुरू करते हैं कि हमने एक 42 अरब रुपए का जो यहाँ गवर्नमेंट का स्कैंडल था कि जी अद्वियात की खरीदारी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी से आप कर रहे हैं क्वालिटी के नाम पर, लेकिन उसमें भी आपने घपला या उसमें मुबैना तौर पर डिस्क्रिमिनेशन की कि आपने बड़ी कंपनी जिस कंपनी का इतना बिजनेस वॉल्यूम होगा उससे खरीदेंगे, दूसरी से नहीं खरीदेंगे। इम्तियाजी सलूक हुआ। हमने उसके ऊपर बात की। वो केस नैब में गया, नैब को भी किसी हद तक उन्होंने मतलब कि जो भी, क्योंकि नैब वाले नॉन टेक्निकल लोग हैं, उनको नहीं पता है क्वालिटी, अगर क्वालिटी है MNC की दवा क्वालिटी की है तो इसका मतलब है लोकल इंडस्ट्री काउंटरफीट दवा बना रही है, फिर आए हमारे साथ हम बंद कराते हैं। तो हमने ये बात की। उसका असर ये हुआ कि एक लेटर इशू हो गया कि जी अब जो है एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पंजाब ने उस पे एक्शन लिया, वो भी फाइल्स में ही पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि हमारा काम जो है, मैं कहता हूँ कि हमारी तरफ से वमाल बलागुल मुबीन हो गया। नंबर 1 हमने ये बात एस्टैब्लिश कर दी कि सरकारी जो परचेज है अद्वियात की, उसमें डिस्क्रिमिनेशन है कंपनीज के साथ, वो खत्म होना चाहिए, और स्पेशली नेशनल कंपनीज के साथ, और इससे पाकिस्तान की नेशनल इंडस्ट्री जो है वो सफर कर रही है। हमने उसकी बात की। 42 अरब रुपए का स्कैंडल था, हमने उसको और ये स्कैंडल अभी नैब में भी है, इसके मुतल्लिका लोगों के साथ इंक्वायरी हुई है, लेकिन पता नहीं फिर उसका क्या बन रहा है, ये अभी तक नहीं पता। जो वजीर आला के ऑफिस से लेटर जारी हुआ और कहा गया कि पीछे वाली बात खत्म और आगे से तमाम कंपनी से इक्वल बेस पे खरीदारी की। उसके बाद हमने केटामिन के ऊपर बात की। बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान की, मतलब एक वकार का ही मसला है। जब कहीं जाके स्मगल्ड केटामिन पकड़ी जाती है तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नाम आता है मुबैना तौर पर।
हमने उस पर भी बात की, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स किए। उसका असर ये हुआ कि 21 या 22 दिसंबर को भी एक मीटिंग हुई PPMA की, इसी और दिसंबर उसमें को। भी एक लाया अमल तय होने जा रहा है। उम्मीद है कि जनवरी में वो हो जाएगा, तो कम से कम ये एक प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अच्छा, केटामीन पे भी हम ज़रा वजाहत कर दें कि केटामीन पे हमने ये बात की कि मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं बिल्कुल। उन्होंने जिस मकदार में केटामीन मंगवाई है, अगर उसकी कैलकुलेशन करें, जमा तफरीक करें, तो इतनी केटामीन का पाकिस्तान में यूजेज नहीं है, उसका सही। इस्तेमाल नहीं है। यकीनी तौर पर वो कहीं और इस्तेमाल हुई है। बिल्कुल। तो ये रिकॉर्ड दिखाया जाए, ये किया जाए। हमने वो रिकॉर्ड टीवी पे दिखाया जो हमें ड्रैब की तरफ से ड्रैब की मिला, तरफ से मिला था। और ड्रैब के रिकॉर्ड के मुताबिक फलां कंपनी ने इतनी इंपोर्ट बिल्कुल। की, फलां ने इतनी इंपोर्ट की, हमने वो सब कुछ दिखाया। बिल्कुल। इसके पीछे इस बात की भी हम वजाहत कर दें कि ना तो कोई बैड इंटेंशन, ना इसका मकसद इंडस्ट्री को मलाइन करना था, बल्कि इंडस्ट्री में तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग, बड़े साफ सुथरे बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और साथ साथ खिदमत खलक भी कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जो डायरेक्ट लोगों के साथ वाबस्ता है। हमने मुख्तलिफ कंपनीज का जिक्र किया था, हमने जाहिद सईद साहब हैं इंडस फार्मा वाले, उनका भी जिक्र किया था हमने कि इंडस फार्मा ने केटामीन मंगवाई है पाकिस्तान में, और उसकी मकदार हमने बताई कि इतनी मकदार में बताई है, मंगवाई है। हमारा सिर्फ ये सवाल था कि आप वजाहत कर दें कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है। आप कर दें, PPMA कर दें, ड्रैब कर दे, कोई भी इदारा कर दे, ताकि जो, और इसके अलावा और बड़ी कंपनी इन्वेंटर फार्मा ने वो मेरा ख्याल है नहीं, वो तो देखिए आप अब बहुत बड़ी तादाद में उसमें इन्वेंटर हमने फार्मा जो बात की, हमने यही की कि जी अब इंडस का जो डाटा है वो IMS पे भी है, तो इट मींस कि दे आर फेयर, कि दे आर कीपिंग द रिकॉर्ड्स। अभी भी इस मीटिंग में भी यही बात हुई कि आप पिछला रिकॉर्ड लेके आए। पिछला रिकॉर्ड जब तक आपने, मैंने वही बात की, हम रिएक्टिव कॉम है, हमने प्रोग्राम कर दिया, उनको हाथ पैर पड़ गए कि जी अब कंपनी से आप डाटा मांगे। अब ये तो नहीं है, ये वो वाली बात है कि आप 40 साल पहले की मनी ट्रेल दिखा दें। तो हमने ये वाली बात की, तो इस पे भी यही उनका अभी यही है ड्राइव का। जाहिद सईद साहब का मौकफ भी सामने आया, उन्होंने कहा जी मैंने तो बिल्कुल कानून के मुताबिक मंगवाई है। हम भी इस बात को ना सिर्फ ऑन करते हैं बल्कि अप्रिशिएट करते हैं कि जो भी कंपनी, क्योंकि इस दवा की ज़रूरत तो है ना पाकिस्तान में केटामीन की, जो भी रूल रेगुलेशन के मुताबिक कंपनी मंगवाती है, वो जाहिद सईद साहब की कंपनी इंडस फार्मा हो या कोई और कंपनी हो, वो सर्विस कर रही है। लेकिन अगर कहीं पे मिस यूज़ हो रहा है तो उसको हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे, हम उसको उठाएंगे। इस हवाले से अगर जाहिद सईद साहब की और इंडस फार्मा की कोई दिल आज़ारी हुई है तो हम उस पर भी माजरत है, लेकिन हमारा बड़ा असूली मौक़िफ़ है। हम ये चाहते हैं कि इन्वेंटर फार्मा हो, इंडस फार्मा हो या कोई और कंपनी हो, बाजुआ फार्मा हो, जिन्होंने हज़ारों किलोग्राम की तादाद में ये केटामीन मंगवाई है, वो अपना शफाफ रिकॉर्ड तो दें ना, वो अपना रिकॉर्ड पेश करें उनके सामने, ड्रैब के सामने पेश कर दें, ड्रैब वाले रिकॉर्ड पेश कर दें। लेकिन इस हवाले से इतनी बड़ी तादाद में केटामीन का मंगवाया जाना, ये वाकई सवालिया निशान है। इंडस फार्मा ने अपना IMS पे भी डाटा है, इनका डाटा है, और उन्होंने अपने क्लैरिटी दे दी है कि जी हमने तो इतना मंगवाया। नहीं, ये ड्रग यूज भी होती है। जिक्र इस हवाले से किया कि ताकि ये सारा इशू हाईलाइट हो, और उसके नतीजे में उसका फायदा भी हुआ। बिल्कुल, फायदा ये हुआ कि जैसा कि फायदा हुआ, देखिए फायदा हुआ, मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद अब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन जाएगी, और पिछला रिकॉर्ड अगर कोई नहीं रखता और आगे उसको जरूरत है तो वो कम से कम एक अप्रूवल हो जाएगा, अब एक रूल सेट हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हम केटामीन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने रेस्क्यू 1122 में काफ़ी लंबी चौड़ी अद्वियात और परचेज में घपला हुआ था, हमने उसके ऊपर बात की, और काफ़ी ज़्यादा वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी थी और सारा कुछ था। अब उस पर पता नहीं क्या किया गवर्नमेंट ने, हमारा काम तो हमारे ज़िम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है। उसके बाद हमने आगे आते हैं, हमने MD कैट, PMC, NLE, ये भी हेल्थ का रेलेवेंट शोबा है, और स्टूडेंट्स का एक बड़ा कंसर्न था। उसमें बहुत सारी मिसमैनेजमेंट थी। जिस कंपनी को ठेका दिया गया, वो जिस दिन ठेका अनाउंस हुआ, कंपनी उससे 7 दिन के बाद रजिस्टर हुई, ठीक, तो उसमें भी पेपरा रूल को जो है वो ओवरलुक किया गया, हमने उसके ऊपर बात की। केटामीन के अलावा इस पे एक्शन भी हुआ, फिर बाद में ये सारी बातें एक्सपोज भी हो गई, वो कंपनी किसकी थी और क्या क्या हुआ और किस तरह वो सारी बात हुई। तो इसके बाद हमने जो लोकल परचेज में हमने ये कहा कि जी एक हॉस्पिटल में एक जो दवा है वो 30 रुपए में बिकी, और सेम कंपनी ने वो सेम दवा किसी दूसरे हॉस्पिटल में 72 रुपए में, इस हवाले से तो हमने एक और प्रोग्राम करना भी है अभी। वो पंजाब के 3 बड़े अस्पतालों का डाटा हम नाजरीन के सामने रखेंगे परचेज का। एक दवा सर्विसेज अस्पताल कुछ पैसों में ले रहा है, बिल्कुल, और निश्तर हॉस्पिटल उससे ज्यादा पैसों में ले रहा है, और तीसरा हॉस्पिटल जो है वो उससे भी ज्यादा किसी और में ले रहा है। तो कुल मिला के बात ये कि हमने तो कोशिश की, क्योंकि हमारा रेलेवेंट शोबा है और हम कहते हैं कि हम हेल्थ में बेहतरी लाने के लिए जो है वो अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
हमने उसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ एरियाज़ के ऊपर बात की, हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया और हम मेंटल हेल्थ के ऊपर हमेशा बात करते हैं कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो हमने जो ज़हनी सेहत का आलमी दिन है उसके दिन वॉक और सारा कुछ किया, कवरेज की, और हमारी अभी भी कोशिश है कि हम पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के साथ मिलकर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम जो है वो इस अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मामलात को आगे गुर्दों बढ़ाएं। के अमराज बढ़े हैं पाकिस्तान में, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और गुर्दों के अमराज के हवाले से भी हमने तो मैं प्रोग्रामों में बात की और इसके गुजारिश माहिरीन करना की जो आ चाहूँगा रहा है। काजी साहब को कि काजी साहब हम जो है यहाँ ये फोरम हाजिर है, हम जहाँ पर देखें कंपनीज जहाँ पर दवाई बेचती हैं वहाँ पर कंपनीज अवेयरनेस के ऊपर बहुत पैसा लगाती हैं। डॉक्टर्स की टीचिंग एंड ट्रेनिंग, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल टीचिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही उसके ऊपर खर्च करती है सर, सारा कुछ इधर से जाता है एकेडमिक्स के ऊपर जिसे हम कहते हैं। ये तो फिर एक तरीकाकार है, तो हम तो फिर भी जो है वो कोशिश करते रहेंगे, और हमने कोशिश की भी सही कि हम ये कैसा भी है जो हमने डॉक्टर साहब ने जो मुख्तलिफ स्टोरीज बताई, सरकारी परचेज की स्टोरी, ये कैटामीन की स्टोरी, ये जो मेडिकल के एग्ज़ाम है उसके हवाले से, तो ये सारे बातें तो हमने उठाई, और आप भी बात कर रहे हैं, ये टैक्सेशन के मामले में भी आपने बात की। तो क्या ओवरऑल इसका कोई असर कभी होगा, या हम बोलते ही रहेंगे बस और लोग सुनते रहेंगे? आपके टीवी का नाम भी सच टीवी है, आप हक की बात करते रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ा प्यारा शेर पढ़ा, और इसका असर भी होगा और होना नजर भी आता है। मैं आपको दो चीजें वजाहत कर दूं। आपने कहा ना ये अच्छे लोग भी काम करते हैं। अभी अफगानिस्तान में हमने 16 करोड़ की मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, बिल्कुल ये पीपीएमए के प्लेटफॉर्म से गई। ये 10 दिन के नोटिस में थी 16 करोड़, और अभी भी लोग और देने को तैयार है। और इसी तरह जल्जला आया, सैलाब आया, तो हमारी इंडस्ट्री ने बढ़ के एक कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ के गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो गई, अवाम के साथ खड़ी हो गई। ये आपकी बात बिल्कुल बजा। हमने जो कैटामीन के हवाले से खास तौर पर प्रोग्राम किए ना, उसका मकसद भी यही था कि जो लोग एक आध कोई होगा जो गलत काम कर रहा होगा और बदनाम सारी इंडस्ट्री हो रही है, मैं इसको किया जाए। मैं मुकम्मल जवाब देना चाह रहा हूँ इसमें अली भाई, कि उसमें देखें इस पिछले साल में 2 कंपनीज हमारी WHO हुई सर्टिफाइड, एक पिक्स कंपनी हुई, और पिक्स हुई किस शख्स की जिसका भी आप नाम ले रहे थे, जाहिद सईद साहब की। बिल्कुल बड़ा रिस्पेक्टेबल बंदा है, अपने काम को समझता है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक कहते हैं ना जी सही डायरेक्शन में काम करने वाले ये लोग हैं। और आज पिक्स में ये पाकिस्तान की पहली कंपनी हुई है, और मैं ये समझता हूँ ये बारिश का पहला कतरा है। और अगर ये पिक्स की हमारी और इंडस्ट्रीज आएंगी, WHO होगी, तो डेफिनेटली उसमें तरक्की करेंगे। अब बात आ गई कैटामीन की। मैं यहाँ पे बड़ी क्लियर मैसेज करूंगा कि काली भेड़े हर जगह मौजूद होती हैं। हमारे मेंबर जो हैं उनमें से कोई भी एक ऐसा भी शख्स नहीं होगा जो ये काम कर रहा होगा जो PPMA के मेंबर हैं। वो जाहिर है हम उसको जांच पड़ताल करके मेंबर बनाते हैं, और उनके बारे में हम जिम्मेदारी इस तरह तो नहीं कह सकते कि हम जिम्मेदारी ओन करते हैं, लेकिन उनके बारे में हम तसल्ली होती है कि ये लोग ठीक है। जिसमें जाहिर है सही साहब 2 दफा हमारे चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसी तरह जो भी हमारे मेंबरान जो कैटामीन मंगवाते रहे हैं उन्होंने प्रॉपर वे में काम किया। अब मैंने एक मिसाल दी थी, मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कल परसों फोन पे डॉक्टर शहरियार साहब से, तो मैंने नहीं ये कहा कि यार ये तो उसी तरह है कि आप मनी ट्रेन ले आओ भी फला चीज की। अगर पैरासीटामोल कल इसको आप कर देते हैं कंट्रोल ड्रग बना देते हैं, तो आप इसको कहां से रिकॉर्ड लेके आएंगे? हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि जो काली भेड़े हैं जिन्होंने गलत काम किया, इन्होंने ये बेची है ना जी, जिन्होंने मार्केट में अगर यही स्मगल बेहतर समझे 10,000 किलोग्राम इन्वेंटर फार्मा ने मंगवाई है। हम नहीं कहते कि उन्होंने गलत मंगवाई है या क्या किया है, हम वो हमारे मुझे नहीं पता के बारे में, मैं जिनको जानता हूं उनके बारे में। एक बात आपकी दुरुस्त है कि इन्वेंटर फार्मा जिसने ये मंगवाई है वो PPMA की मेंबर नहीं है, ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे बना के बेची है ना, आगे स्मगल करने वाले और लोग हैं, वो ट्रेडर लोग हैं जिन्होंने स्मगल किया होगा। ये मेरा अपना ख्याल, अपनी राय है। लेकिन उसके बावजूद आपने हक की आवाज उठानी है, जरूर उठाएं। लेकिन मेरा एक यहाँ पे गुजारिश यही है कि जो सही काम, जिस तरह आज आपने बड़ी वजाहत की, और मुझे खुशी हुई कि आप जिस पोजीशन में बैठे हैं, आप जैसे लोग अगर अपनी इस चीज को रियलाइज करें कि यार हमने ये अगर कोई दिलआजारी हुई है तो हम उसको दिल से माजरत खा है। बिल्कुल ये बात ओपनली हम इस फोरम से एक बार फिर करते हैं। इंडस फार्मा, जाहिद सईद साहब या किसी भी और शख्स की हमारी किसी वजह से, खबर की वजह से दिल आजारी हुई है तो उस पर हमें माजरत करने में कोई गुजारिश और करूंगा, लेकिन हकायक पे समझौता नहीं करेंगे, हकायक बिल्कुल नहीं पेश करते रहे। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि मैं पूरा साल एज ए चेयरमैन आप ये समझे कि मैं आपका पार्ट हूँ। जिस जगह आपको मेरी जरूरत है
जहां आवाज उठानी है, हक की आवाज उठानी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सर मैं भी बिल्कुल अवामी आदमी हूँ, बिल्कुल मेरा भी नजरिया बिल्कुल साफ सुथरा स्ट्रेट फॉरवर्ड का बात करने का है। आपने दूसरी मीट आज मुझे लिया है, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि आपका जो एक प्रोग्राम का एक तरीकाकार है, ये डेफिनेटली ये आवाज हमारे ऐवानों तक भी जाती है, अवाम तक भी जाती है, और उसके साथ साथ इस इंडस्ट्री तक भी जाती है। मैं तो यही डॉक्टर साहब, कहूँगा। नया साल शुरू हो रहा है, बिल्कुल। इस नए साल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से हमें उम्मीद क्या रखनी चाहिए और मुतालबा क्या करना चाहिए हुक्काम से कि वो क्या क्या ऐसे स्टेप लें, 1 2 3 क्या इकदामात करें जिससे ये इस इंडस्ट्री का भला हो। जब इंडस्ट्री का भला होगा तो आम आदमी का भला अनीस होगा। साहब, उससे पहले बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। काजी साहब, आप कैटामिन की बात करते हैं, कैटामिन की एक इंडिकेशन जो है ना ग्लोबली यूज़ हो रही है, जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट पेशेंट है ना डिप्रेशन के, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, उसमें कैटामिन जो है उसका बड़ा शॉर्ट लगते हैं, उसमें उसका बड़ा बड़ा रोल है। लाइक अगर एक पेशेंट सुसाइडल आइडिएशन के साथ है, वो इंस्टेंटली बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन वो बात आगे इसीलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि कैटामिन का यूजेज कम है और कंपनीज़ का उस तरफ रुझान नहीं है, और वो नई इंडिकेशन के लिए कोई कंपनी नहीं जा रही उसमें अप्रूवल के लिए, जो FDA अप्रूवल है उसके लिए नहीं जा रही। तो ये बाज़ दवाएं जब उनका इस्तेमाल कुछ मतरूक हो जाए या वो हो जाए जहाँ पर उसके नुकसान है, वहाँ पर कैटामिन के फ़ायदे भी हैं। अगर वो एक इंडिकेशन कोई कंपनी अप्रूव कराती है FDA से, तो वो एक ब्रेक थ्रू होगा साइकेट्री के उसमें शोबे में, कि एक बंदा सुसाइडल आइडिएशन के साथ हॉस्पिटल में जा रहा है या सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है, उसको आप एक शॉट लगाते हैं कैटामिन का, 15-20 दिनों के लिए वो बंदा जो है वो उसका दिमागी जो तवाज़ुन है, जो इम्बैलेंस है हार्मोन्स का, वो ठीक हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। अब मैं आता हूँ 2022 की बात करते हैं, नया साल शुरू हो रहा है। इसमें होना ये चाहिए कि जी पैशनेट जो एक यूज़, जैसे अभी सर ने बात की कि जो एक दवा है कोविड की, उसके लिए हमें बड़ा जल्दी अप्रूवल मिल गया। बाज़ दवाएं जो है उनका अप्रूवल ज़रूरी है, चूँकि आप बाहर से मंगवा रहे हैं या आप इंपोर्टेड यूज़ कर रहे हैं या आप जो है वो MNCs की दवा ले रहे हैं जो बहुत महंगी है उनमें, तो आपको चाहिए कि आप लोकल इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें। APIs की हमने बात की कि उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, APIs में हम बहुत पीछे हैं। इवन अगर हम हमसाया मालिक की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हैं, अगर वहीं से आप खोल दें तो क्या है कि दवाओं की कीमत, मैं कहता हूँ उनमें काफ़ी ज़्यादा हद तक कमी आ जाए। शेख साहब, मैं काजी साहब ये बात आप भी इसको सेकंड करेंगे कि अगर आप कम अज़ कम ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं यही ख़त्म कर दें APIs के ऊपर और टैक्स ठीक कर दें, तो दवाओं की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। जी काजी साहब, आखिरी मिनट है प्रोग्राम का, आप क्या तजवीज़ देंगे, क्या उम्मीद करेंगे और क्या मुतालबा करेंगे साल 2022 में? पहली बात तो यही कि हमें जो नई प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली आ रही हैं उसमें हमें फैसिलिटेट किया जाए। R&D के हवाले से हमें यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटीज मिले जिस तरह दूसरे तरक्की याफ्ता कंट्रीज में मिलती है, ताकि हम नई प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट R&D पे हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिले। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे थर्ड नंबर जी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। थर्ड नंबर पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जिस तरह ही हमें इस वक्त सेल टैक्स की बात हो रही थी कि रॉ मटेरियल की एक नई पॉलिसी आ रही है API की, जिसमें हमें ये इंडस्ट्री, मैंने जिस तरह शुरू में अर्ज किया कि 5% पे हम खड़े हैं, और अगर वो हमें पॉलिसी मिल जाती है, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अभी ये कैबिनेट में चली जाएगी इस नए जो उनका होगा मंगल को या बुध को, उसमें हमें अगर ये पॉलिसी मिलती है तो बहुत सारे फॉरेन भी आना चाहिए में, और दूसरी इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी बनाना चाह रही है, मीन जो ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल का, हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो एक तो उसमें गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, और थर्ड नंबर पे ड्रैब को परमानेंट CEO दिया जाए, परमानेंट डायरेक्टर्स दिए जाएं, और जो भी आगे सिलसिला आने वाला है उसमें जो भी लोग बैठे हो बाख्तियार बैठे हो, और CTD के मामले में हमें रिलैक्स किया जाए, और CTD में रिलैक्स करेंगे तो इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो करेगी। बहुत शुक्रिया काजी मंसूर दिलावर साहब, चेयरमैन PPM में हमसे बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले साल में, नए साल में पाकिस्तान की हुकूमत ख़ास तौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मसाइल को देखेगी, क्योंकि ये इनके मसाइल अगर हल हुए तो आम आदमी तक सस्ती अद्वियात पहुँच पाएंगी, और जहाँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी निशानदेही इस प्रोग्राम में की गई है, अगर उनको एड्रेस किया जाए तो इससे आम आदमी को बड़ा फ़ायदा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।